एपिसोड शुरू होता है। देखते हैं एंजी एडन को आवाज लगाकर रोकती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम वहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम जो ढूंढ रहे हो वहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो विजिटर होते हैं उनसे काफी ज्यादा बुक्स छुपा कर रखी जाती हैं। एडन कहता है कि मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ पर घूम रहा था। एंजी कहती क्या तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है? एडन कहता है कि हाँ पसंद है। एंजी सोचने लगती है कि मैं इससे अचानक टकरा गई, उसके बावजूद ये इतना ज्यादा शांत है। वो एडन से नाम पूछती है। एडन कहता है कि मेरा नाम एडन है, मेरा कोई सरनेम नहीं है, क्योंकि मुझे ट्यूनिया के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है। एंजी कहती है तुम्हारा दूसरा नाम क्या? एडन कहता है कि मेरा कोई दूसरा नाम नहीं है। हॉली नाइट बनने के बाद मैंने अपने पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स को जला दिया था। एंजी कहती है कि मैं वो नाम पूछ रही हूँ जो कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दिया था। अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो फिर मैं इसके आगे तुमसे और कुछ नहीं पूछूंगी। तभी एडन कहता है कि मेरा नाम चा सोयून है। और एंजी कहने लगती है क्या तुम उस बुक के बारे में जानते हो जिसका नाम है द फ्लावर दैट ब्लूम्स इवन इन द अबायस? एडन कहता है कि मैंने वो बुक पढ़ी है। एंजी कहती है कि तुमने इस बॉडी को कब पोजेस करा? क्योंकि मैंने एंजेलिका की बॉडी को 2 महीने पहले पोजेस करा था। एडन कहता है कि शायद यही वक्त था। उस वक्त 18 मई हो रहा था। एंजी कहती है ये वही वक्त था। एडन कहता है कि मैं तो सरप्राइज हो गया ये बात जान कर के मैं इकलौता यहाँ पर रिकार्नेट नहीं हुआ हूँ। तभी एंजी नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत सुकून मिला कि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी मेड से कहा था कि वो तुम पर नजर रखे। एडन कहता है कि मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए? एंजी कहती है तुम योर मैजेस्टी कह सकते हो, सब लोग मुझे यही कहकर पुकारते हैं। एडन कहता है तो फिर योर मैजेस्टी, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, क्योंकि मैंने तो कभी इमेजिन नहीं करा था कि मेरे जैसा कोई और भी यहाँ पर है। एंजी कहती है जाहिर सी बात है नहीं पता होगा, क्योंकि मैं तो कहानी की शुरुआत में ही टपक गई थी। एडन कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? क्या मेरी बर्ताव की वजह से पता चल गया? एंजी कहती मुझे कैसे पता नहीं चलता, तुम अपने कैरेक्टर से एकदम उल्टा बर्ताव कर रहे थे। खैर मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती, हमें जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करनी होगी। वैसे मैंने सुना था कि तुम छुपकर बुक पढ़ रहे थे, क्या तुम कोई बैन बुक पढ़ रहे थे? एडन कहता है मैं फॉरबिडन स्पेल के बारे में देख रहा था, मुझे लगता है मुझे जबरदस्ती इस दुनिया में लाया गया है। एंजी कहती है कि इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मैंने बहुत सारी फैंटेसी नॉवेल्स पढ़कर रखी हैं। बहुत सारे जनरे में होता है कि लड़कियां नॉवल में रिकार्नेट हो जाती हैं, इसलिए मैंने ये सोचा ही नहीं कि आखिरकार मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। तभी एडन कहता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर अकेला महसूस कर रही थी, इसका मतलब ये है कि एम्परर हमारी दुनिया से रिकार्नेट नहीं हुए हैं। एंजी कहती है काश ऐसा होता, लेकिन वो जैसे नॉवल में पागल था वैसे ही अब भी पागल है। हर रोज मुझे ऐसा लगता है कि मैं जंग के मैदान में खड़ी हूँ। एडन कहता है लेकिन हम दोनों को यहाँ पर क्यों रिकार्नेट करा गया? सबसे पहली बात तो ये है कि हम दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि कहानी की शुरुआत में मर गए थे। एंजी कहती है लेकिन तुम ये सब जानने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? एडन कहता है जाहिर सी बात है, ताकि मैं स्पेल को उल्टा कर दूं और अपनी असली दुनिया में वापस चला जाऊं जहाँ पर मेरा घर है। एंजी सोचने लगती है ज्यादातर तो ऐसा होता है, जो भी रिकार्नेट होते हैं वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, 2 सोल्जर्स के बीच में स्पार मैच चल रहा था। रैनियल वो मैच देख रहा था, लेकिन देखकर लग रहा था वो काफी बोर हो रहा है। उसकी नजर तो बार बार सिर्फ एंजी की सीट के ऊपर पड़ रही थी। फिर वो एम्प्रेस के पैलेस आता है। सिसाने कहती है और मैजेस्टी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रैनियल कहता है क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। सिसाने घबराने लगती है। तभी रैनियल जाकर एंजी के बिस्तर से ब्लैंकेट हटा देता है और कहता है मेरी वाइफ जिसे बीमार होकर यहाँ पर बिस्तर पर होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। सिसाने कुछ बताने जा रही थी, तभी रैनियल कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी है, मैं बहाने सिर्फ अपनी वाइफ से सुनूंगा। और वो सोचने लगता है कि वो नाइट स्पार मैच में नहीं आया था और एम्प्रेस जो कि बीमार थी, लेकिन अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कितनी चिढ़ मचाने वाली बात है, आखिर चल क्या रहा है? फिर एंजी को देखते हैं जो कहती है तुम टेम्पल ऑफ ट्यूनिया में रुके हो, इसका मतलब तुम सेरेफिना से भी मिले होगे। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कहीं सेरेफिना यहाँ पर आकर एम्परर से ना मिल ले। तुमने इस तरह का चेहरा क्यों बना लिया? क्या सेरेफिना के साथ कोई प्रॉब्लम हुई है? एडन हिचकिचाते हुए कहता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एंजी कहती है रुको, क्या तुम उसे पसंद करते हो? एडन कहता है नहीं, इसका उल्टा है। एंजी कहती है क्या कहा उल्टा? क्या असलियत में सेरेफिना बुरी है? एडन कहता है मुझे उसकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं तो कब से उसे अवॉइड कर रहा हूँ। एंजी सोचने लगती है कि जब ये कैरेक्टर की बॉडी को पोजेस करता तब इसे कैरेक्टर की आदत हो जानी चाहिए थी। तभी एडन कहता है कि इस
इस बॉडी की इमोशन इतने ज्यादा हैं कि ये मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। इसीलिए मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि मैं सेरेफिना से बहुत नफरत करता हूँ। एंजी कहती है क्या कहा तुमने, तुम सेरेफिना से नफरत करते हो? और एंजी सोचने लगती है कि मुझे लगा था कि एडन भी सेरेफिना को पसंद करता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एडन कहता है कि असली एडन की पूरी जिंदगी सिद्धांत पर थी, इसलिए असली एडन को इस बात से घिन आती थी कि सेरेफिना उसके प्रति ऐसी फीलिंग्स रखती है। एंजी सोचने लगती है कि मैं तो हैरान हो गई, मुझे लगा ही नहीं था एडन सेरेफिना के बारे में ऐसा सोचता है। एंजी कहती क्या तुम मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए अभियान में शामिल होगे? एडन कहता है हाँ, क्योंकि मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ द अबैंडन्ड सेंचुरी। और वो लाइब्रेरी उस बॉर्डर के पास है जो कि इंसानी और मॉन्स्टर के रास्ते को रोकती है। अगर मैं सीधे तरह से कोई तरीके नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंजी कहती है मुझे समझ आ रहा है कि हम लोगों को पता करना पड़ेगा हम यहाँ पर क्यों हैं और वापस कैसे जा सकते हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ लाइब्रेरी चलूंगी। एडन कहता है इससे बहुत मदद मिल जाएगी। एंजी कहती है अगर ट्यूनिया के बारे में मुझे और जानकारी मिली तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। एडन कहता है कि रुको, क्या तुम भी मॉन्स्टर हंट में शामिल होने वाली हो? एंजी कहती है प्लान तो मेरा यही है, लेकिन मैंने इस बारे में अभी तक एम्परर को नहीं बताया है। एडन कहता है ठीक है, लेकिन बेहतर रहेगा कि अभी के लिए हम लोग एक दूसरे से दूर रहें। एंजी कहती है सही कह रहे हो, इससे पहले स्पैरिंग मैच खत्म हो हमें वापस चले जाना चाहिए। एंडी खुशी खुशी वापस आती है कि शुक्र की बात है कि वो पकड़ी नहीं गई, लेकिन रैनियल वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था और कहता है मुझे लगा था कि तुम बीमार हो। एंजी घबराते हुए कहती है कि क्या आपने स्पारिंग मैच खत्म नहीं करा? दरअसल मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर घूमना चाहती थी। रैनियल कहता है तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्या तुम किसी चीज को लेकर गिल्टी महसूस कर रही हो? एंजी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त आप भयानक एक्सप्रेशंस बना रहे हैं। रैनियल कहता है क्या तुम उस नाइट से मिलने के लिए गई थी? एंजी कहती है क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? रैनियल सोचने लगता है दोनों लोग एक वक्त पर गायब थे, क्या मुझे इस बात से इतनी परेशानी हो रही है? मुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अगर मेरी वाइफ नाइट को पसंद करती है तो मुझे गुस्सा होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्टलेस के एम्परर के अंदर कोई भी जेलेसी नहीं होनी चाहिए। एक इंसान एक चींटी से कैसे जेलस हो सकता है? अगर मेरी वाइफ उस नाइट को चाहती है तो मुझे खिलौने के तौर पर उसे दे देना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि यही होना चाहिए और कोई कारण नहीं है। फिर वो एंजी को छूने जा रहा था, लेकिन एंजी डर कर नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करते हुए पकड़ी गई तो मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा भयानक है। रैनियल भी नीचे बैठ जाते और कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम सही कह रही हो। और रैनियल सोचने लगता है एंजी जो सोचती है उसके चेहरे पर नजर आ जाता है और वो बहुत ज्यादा नाजुक है। रैनियल उसे गले लगा लेता है। एंजी कहती है क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं है? रैनियल सोचने लगता है अगर मैंने कहा कि मैं गुस्सा हूँ तो ये फिर से डर जाएगी। रैनियल कहता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और हमें बताया जाता है ये पहली बार है कि एंजी ने रैनियल को बेवकूफ बना दिया। भले ही दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन उनका रिश्ता एक अलग मोड़ ले चुका था। फिर नेक्स्ट सीन देखते रात हो रही थी और एंजी सोच रही थी मुझे लगा था कि आज तो मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगा था कि भागने से पहले मेरा सर कलम हो जाएगा। मैं यहाँ पर नहीं थी, फिर भी रैनियल गुस्सा नहीं हुआ, उसके लिए मैं बस एक और शिकार हूँ। अगर उसे सच्चाई पता नहीं चली है फिर भी वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा था? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता किसी और को नहीं पता है कि मैं और एडन इस स्टोरी में रिकार्नेट हुए हैं। खैर, खुद को जिंदा रखने के लिए अभी मुझे कुछ वक्त तक रैनियल के सामने रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते रैनियल और एडन आमने सामने खड़े थे और एंजी सोच रही थी आखिरकार ये क्या हो रहा है। रैनियल कहता है मुझे नहीं पता था कि हॉली नाइट्स को भी गार्डन में घूमना पसंद है। एक नाइट कहता है कि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं खुद को घूमने से रोक ही नहीं पाया। एंजी सोचने लगती है एडन तुम अच्छा कर रहे हो कि रैनियल को इग्नोर कर रहे हो। फिर वो रैनियल से कहती है कि योर मैजेस्टी अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी रैनियल उसे अपने पास खींच लेता और कहता है इतनी पत्थर दिल भी ना बनो मेरी वाइफ। एंजी सोचने लगती है ये अचानक से इतना ज्यादा अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। फिर वो बाकी सब लोगों से कहता है मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से सोए होंगे। नाइट कहता है कि इसके लिए हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। रैनियल कहता है तो खाना कैसा था, क्योंकि मैं सोच रहा था तुम लोगों को खाना पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि तुम लोग ट्यूनिया से हो। एंजी सोचने लगती है मेरे साथ इतना लवी डवी क्यों हो रहा है, मेड के सामने तो ऐसी हरकतें नहीं करता है। और एडन ये सोच रहा था मुझे लगता है तुमने मुझसे बताया
आया था कि ओरिजिनल स्टोरी में ये एक नंबर का पागल है, लेकिन लग तो ऐसा नहीं रहा। एंजी सोचने लगती है मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये सच में क्रेजी है। और तभी डैनियल सबके सामने उसे किस करने लगता है और सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं और साफ दिख रहा था कि डैनियल ये सब कुछ एडन को दिखाने के लिए कर रहा था। तभी एंजी कहती है कि योर मैजेस्टी, मुझे लगता है कि उन्हें भी कहीं पर जाना होगा, हमें भी चलना चाहिए। डैनियल कहता है ऐसा लगता है कि एम्प्रेस मेरे साथ अकेले रहना चाहती है, शायद अब हमें चलना चाहिए। एंजी सोचने लगती है मुझे यकीन है जब हम गार्डन में टकराए थे तो डैनियल सिर्फ एडन की तरफ देख रहा था, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया मैं एडन से मिली थी, कहीं वो मुझे वार्निंग तो नहीं दे रहा था। फिर वो एक लेटर लिखकर सिसाने को देते हुए कहती इसे एडन को दे देना और इसे पढ़ना मत। फिर सिसाने वो लेटर एडन के पास लाती है और उसमें लिखा हुआ था अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे लगता है एम्परर को हमारी बातचीत के बारे में पता चल गया है। सिसाने कहती है और मैजेस्टी ने कहा है कि उन्हें इसी वक्त जवाब चाहिए। एडन उसे रिप्लाई कर देता और शांत तरीके से लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है। एंजी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे लगता है तुम समझदार ही नहीं हो चा सोयून। और सिसाने सोचने लगती है कि प्रिंसेस इस तरह से अजीब बर्ताव क्यों कर रही हैं। जब हम लोग एंड्रो किंगडम में थे तब चीजें काफी ज्यादा अलग थी। जब उन्हें पता चला था उनकी शादी एक्टलेस एम्पायर में होने वाली है तो वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी। मुझे उन पर इतना तरस आ रहा था कि मैंने फैसला करा मैं खुद शादी नहीं करूंगी और उनके साथ दूसरी कंट्री चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो वो बिल्कुल बदल ही गई हैं। फिर वो एंजी से आकर कहती है और मैजेस्टी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। एंजी कहती है कि मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो, तुम्हें इस बात की फिक्र है ना कि शायद मेरे दिल में उस नाइट के लिए कोई फीलिंग्स हैं। मुझे माफ करना कि तुम्हें ऐसा लगा और इस बात के लिए भी कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था। सिसाने रोते हुए कहती है अगर ये अफेयर नहीं है तो आप मुझे क्यों नहीं बता रही कि क्या चल रहा है। एंजी कहती है रोना बंद करो सिसाने, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरी उस नाइट के अंदर उस तरह से कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे टेम्पल ऑफ ट्यूनिया की उस सेंटेंस के अंदर दिलचस्पी है। तुम्हें याद है कि मैं ट्यूनिया के बारे में किस तरह से बुक पढ़ रही थी और मैं उस नाइट से बस उस सेंटेंस के बारे में पूछ रही थी और कोई बात नहीं है। सिसाने कहती लेकिन उसी से ही क्यों पूछा, आप आर्क बिशप से भी तो पूछ सकती थी। एंजी कहती क्योंकि उसे देखकर लग रहा था कि उसके कोई भी दोस्त नहीं है। जब से वो यहाँ आया खुद में खोया रहता है और छुप कर बुक पढ़ता रहता है। एक नाइट इतना ज्यादा लॉयल नहीं होता है जितना कि टेम्पल का आर्क बिशप होता है, तो मुझे लगा अगर मैं उससे सवाल करूंगी तो शायद वो मुझे सेंटेंस के बारे में ज्यादा बता देगा। सिसाने कहती क्या ऐसी बात थी, मुझे तो पता ही नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एंजी कहती है कि मेरा कोई इरादा नहीं है अपने हस्बैंड को धोखा देकर दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट करने का। और देखते हैं कि उसकी ये सारी बातें बाहर खड़ा डैनियल सुन रहा था और सोचने लगता है एंजेलिका और उस मेड का रिश्ता काफी गहरा लगता है। मैंने सुना था वो दोनों बहनों की तरह बड़ी हुई हैं, तो शायद से एंजी उसे सच बता रही है। फिर सिसाने कहती मुझे माफ कर देगा मैंने आप पर शक करा, हालांकि मैंने देखा आजकल आप एम्परर के काफी करीब हो गई हैं। मानो कल ही की बात है आप इतना रो रही थी कि आप उनसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब आप ऐसी एम्प्रेस बन गई हैं जिनकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एंजी कहती जिंदगी को यहाँ पर एडजस्ट करना मुश्किल था, लेकिन एम्परर मेरे साथ काफी काइंड रहते हैं। और बाहर डैनियल सोच रहा था इसे ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ काइंड रहता हूँ। फिर सिसाने कहती है मुझे यकीन है कि आप इस नेशन को पसंद करने लगेंगी। एंजी कहती हाँ ऐसा तब हो सकता है अगर विंटर हंट के दौरान मैं ना मरूं तो। और डैनियल वहाँ से जाते हुए सोचता है क्या इसे इस बात की फिक्र हो रही है और मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। खैर उसने ट्यूनिया की सेंटेंस की बात करी, लेकिन वो उस सेंटेंस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। जब मैं मॉन्स्टर हंट पर जाऊंगा तो मैं कुछ उस सेंटेंस को इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, रात हो रही थी। डैनियल आकर कहता है कि आज का चांद तो काफी ब्राइट है। एंजी सोचने लगती है आखिर चल क्या रहा है, कहीं आर्क बिशप ने डैनियल के जूते तो नहीं चाट लिए जो इतना खुश लग रहा है। डैनियल कहता है कि तुम आज काफी अच्छे मूड में लग रही हो। एंजी कहती है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे मूड में हैं। डैनियल कहता है क्या तुम्हें इस बात से खुशी होती है, ये तो काफी अजीब और फनी बात है। एंजी कहती है जैसे कि आप देख सकते हैं मैं तो हूँ ही फनी। एंजी सोचने लगती है नॉर्मली ये इसलिए तो खुश नहीं होता क्योंकि इसे मेरा जवाब पसंद आता है। तभी डैनियल उसका हाथ अपने सर पर रख लेता और एंजी सोचती है क्या ये चाहता है कि मैं इसके सर को सहलाऊं। डैनियल कहता है कि मेरे अच्छे मूड के अलावा तुम्हें और क्या पसंद है। एंजी सोचने लगती है डैनियल आज बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, ये ऐसी बात क्यों जानना चाहता है कि मैं इसमें क्या पसंद करती हूँ, क्या इसे
सिर्फ मेरी फीलिंग से फर्क पड़ने लगा है, लेकिन डैनियल की खुद की फीलिंग्स के अलावा उसे किसी बात से भी फर्क नहीं पड़ता। तभी डैनियल कहता है, अचानक से तुमने मेरे सर को सहलाना क्यों बंद कर दिया? वैसे तुम एक एक्टिलन हो, इसका मतलब तुम्हें एक्टिलेस पसंद है ना? एंजी सोचने लगती है अब ये अचानक से ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिर एंजी कहती है आप हैं वो जो कि एक्टिलस के अंदर पैदा हुए हैं। डैनियल कहता है क्या मेरा सवाल इतना मुश्किल था कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम क्या जवाब दो? तभी एंजी कहती है कि मैं एक्टिलस एम्पायर को छोड़कर किसी और कंट्री में जाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते हो तो मेरे पैलेस में आना बंद करो। लेकिन एंजी ये सब कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन सिर्फ अपने मन में सोच रही थी। फिर वो डैनियल से कहती है कि मॉन्स्टर हंट पर मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। मेरा मतलब आपने ही मुझसे पूछा था ना कि मुझे किस बात से खुशी होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त मुझे इसी बात से खुशी हो रही है। और एंजी सोचने लगती है मुझे पता है इसे अजीब लग रहा होगा क्योंकि मैं एक डरपोक हूँ, उसके बाद भी एक खूनी मैदान में जाना चाहती हूँ। लेकिन डैनियल कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ आने की इतनी इच्छा हो रही है तो फिर ठीक है। एंजी सोचने लगती है मैं पहली बार ऐसा एक्सप्रेशन इसके चेहरे पर देख रही हूँ। डैनियल एक्टिलस जिसे एक बहुत क्रूर एम्परर के नाम से जाना जाता है, उसे एक डीमन भी समझा जाता है। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती वो ऐसा चेहरा बना सकता है, लेकिन इस वक्त वो इतना इनोसेंट दिख रहा है कि उसके चेहरे से मैं अपनी नजर ही नहीं हटा पा रही। लेकिन फिर वो सोचने लगती है मुझे लगता है कि मैं इसके चेहरे के बहकावे में आ गई हूँ। लेकिन बेवकूफ मत बनो एंजी, वो कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है। उसका एटीट्यूड डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है। याद करो कुछ दिन पहले असलियत में उसकी पर्सनालिटी कैसी थी। ये जो पल है ये ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा क्योंकि कल वो वापस से वही डैनियल बन जाएगा। लेकिन अगली सुबह देखते हैं एंजी ने जैसा इमेजिन करा था डैनियल पहले जैसा हुआ ही नहीं। एंजी यही सोच रही थी क्या कोई परी आकर इसके ऊपर कोई जादू छिड़क कर चली गई है। आर्क बिशप डैनियल से कहता है कि हम यहाँ पर काफी सुकून से रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। डैनियल कहता है कि जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मॉन्स्टर हंट पर मैं तुम लोगों से दोबारा मिलूंगा तो मुझे काफी बोर महसूस होने लगता है। एंजी को इस बात का एहसास होने लगता है कि ये जानबूझकर आर्क बिशप को परेशान कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि ये सिर्फ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है। डैनियल एंजी के पास आकर कहता है क्या तुम बोर हो रही हो? एंजी मन में सोचने लगती है तो अपने कैरेक्टर से एकदम उल्टा बर्ताव कर रहा है। डैनियल एक्टिलस ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो रोमांस नॉवल का मेन लीड है। लेकिन ये मेरे लिए तो अच्छी बात है ना कि वो मुझसे अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैं उस पर भरोसा भी नहीं कर सकती। जब पहली बार मेरी शादी हुई थी तो वो मेरे पास भी नहीं आना चाहता था, लेकिन अब वो मुझसे पूछता रहता है कि मुझे क्या पसंद है। इससे पहले कि डैनियल मुझसे बोर हो जाए क्या मैं यहाँ से भाग पाऊंगी? नेक्स्ट सीन देखते हैं डैनियल वाइन पीते हुए सोच रहा था कि एंजी ने मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। वो मॉन्स्टर हंट पर जाना चाहती थी, लेकिन क्यों जाना चाहती थी ये नहीं बताया। मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि उसे क्या पसंद है। जब मैंने एंजेलिका और उस मेड की बातों को सुना है तब से मेरे अंदर एक अलग इच्छा आ गई है। एंजी मेरे सामने डरी रहती है, वो ज्यादा मुस्कुराती भी नहीं और मुझसे ज्यादा आई कांटेक्ट भी नहीं करती, लेकिन मैं क्यूरियस हो रहा हूँ। मैं उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, उसे पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे प्यार में पड़ जाए। अगर एंजी को पता चलेगा मैं क्या सोच रहा हूँ तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगी।